हेलो फ्रेंड, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल आई एजुकेट एग्जाम सॉल्यूशन में बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम इंडियन पॉलिटिकल का भारतीय राज्य व्यवस्था का जो सब्जेक्ट है, भारत का संवैधानिक सब्जेक्ट में जो टॉपिक आज हम लेकर आए वो है भारत का संवैधानिक विकास। तो भारत का जो संवैधानिक विकास है उसको हम पढ़ेंगे। तो यहाँ पे जो अंग्रेजी कंपनी शासन कर रही थी, उन्होंने टाइम टाइम पे कुछ एक्ट पारित किए, जिसमें से सबसे पहला जो है वो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट है, जिसने बंगाल के गवर्नर को अब बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया। क्या बना दिया? बंगाल का गवर्नर जनरल। ये पद अब जो बंगाल का गवर्नर था, अब वो बंगाल का गवर्नर जनरल कहा जाता था। और उसकी सहायता करने के लिए एक 4 सदस्य कार्यकारी परिषद होती थी, जिसका जिस सह परिषद गवर्नर जनरल को बंगाल में फोर्ट विलियम की प्रेसिडेंसी के सैनिक और असैनिक शासन का अधिकार दिया गया। यानी कि जो गवर्नर जनरल होता था, वो गवर्नर जनरल बंगाल के फोर्ट विलियम की जो प्रेसिडेंसी है उसके सैनिक और असैनिक शासन का अधिकार रखता था। और कुछ विशेष मामले थे, जिसमें मद्रास और बम्बई दोनों की जो प्रेसिडेंसी थी उसका भी अधीक्षण भी करना उसके अंदर आता था। ये उसके कुछ विशेष मामले थे। यानी कि जो उसके अधिकार है वो कहाँ तक थे, कैसे वो काम करता था। उसको गवर्नर से गवर्नर जनरल बना दिया गया, नाम बदल दिया गया, उसके अधिकार भी कुछ बढ़ा दिए, कुछ विशेष मामले में उसको मद्रास बम्बई की प्रेसिडेंसी का अधीक्षण भी करना था। और इसी एक्ट के तहत कलकत्ता में 1774 ईस्वी में एक उच्चतम न्यायालय की जो स्थापना है वो भी की गई। तो ये क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा जाता है कि जो उच्चतम न्यायालय जो सुप्रीम कोर्ट है, जो 1774 में बना कलकत्ता में, उसकी जो स्थापना है वो किस एक्ट के तहत की गई थी। तो 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट आया था उसके थ्रू ही 1774 में एक उच्चतम न्यायालय की स्थापना कोलकाता में की गई थी, जिसमें एक मुख्य न्यायाधीश और 3 अन्य न्यायाधीश होते थे। और कंपनी के जो कर्मचारी थे उन्हें निजी व्यापार करने और भारतीयों से उपहार लेने पर प्रतिबंध लगा दिया गया, ताकि जो भ्रष्टाचार है वो ना हो, उसको कम से कम करा जाए। तो कोई भी अब गिफ्ट नहीं ले सकता था। ब्रिटिश सरकार ने कोर्ट ऑफ डायरेक्टर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है कि कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के माध्यम से अब कंपनी की जो गवर्निंग बॉडी थी उसमें थे कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स। उस पर कंपनी उसके माध्यम से अब कंपनी जो है नियंत्रण स्थापित करती थी। अब कंपनी पर जो नियंत्रण है वो स्थापित करने के लिए कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स की जो नियुक्ति की गई। अगला एक्ट है पिट्स इंडिया एक्ट 1784। पिट्स इंडिया एक्ट 1784, जिसके द्वारा कंपनी के जो राजनीतिक और जो व्यापारिक कार्य थे, जो कंपनी है उसके जो राजनीतिक और जो व्यापारिक कार्य थे, अब उनको डिवाइड कर दिया गया, उनका पृथक्करण कर दिया गया। अब जो अभी तक जो कंपनी वो सब पॉलिटिकल्स भी कर रही थी, बिजनेस भी कर रही थी, अब उसके जो राजनीतिक हैं और जो बिजनेस जो व्यापारिक कार्य हैं, जो वर्क है, उसको डिवाइड कर दिया गया। और इसमें निदेशक मंडल को कंपनी के व्यापारिक मामलों के अधीक्षण की अनुमति दे दी गई, परंतु राजनीतिक मामलों के प्रबंधन के लिए नियंत्रण बोर्ड का गठन किया गया। यानी कि जो व्यापारिक मामले निदेशक मंडल है वो व्यापारिक मामले जितने भी हैं कंपनी के व्यापारिक मामले, उनकी तो उसे अधीक्षण की अनुमति मिली, लेकिन जो राजनीतिक मामले होंगे, जितने भी राजनीतिक मामले होंगे, उनका प्रबंधन के लिए नियंत्रण बोर्ड का गठन किया गया। यानी कि अब उसको कंपनी सीधे सीधे नहीं देख सकती थी। अगर कोई भी पॉलिटिकल इश्यूज आता है, जो भी इंडिया के अंदर होगा, उसकी जो पूरी मैनेजिंग है, जो प्रबंधन है, वो नियंत्रण बोर्ड देखेगा। आगे देखते हैं 1786 के अधिनियम के द्वारा जो जनरल था उसे विशेष परिस्थितियों में अपने परिषद के निर्णय को निरस्त करने
और उसे लागू करने का अधिकार प्रदान किया गया। अब देखिए हम जो ये पढ़ रहे हैं ना एक एक लाइन, ये अभी ऐसा लग रहा होगा जैसे कि इसका कोई मतलब नहीं है, लेकिन कभी कभी जब आप बोलते हैं ना रीजनिंग लेवल में, जब 1 2 3 4 3 2 4 कौन सा कथन सही है, इस तरह से जब क्वेश्चन पूछे जाते हैं ना, अगर आप पीसीएस का पेपर उठा के देखें प्री का, क्या आर ओ का देखेंगे, तो उसमें इसी तरह क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आपको एक्ट दे देंगे कि इसमें से कौन सी चीज़ इससे संबंधित सही नहीं है। तब आपको ये एक एक चीज़ पता होनी चाहिए कि कौन से एक्ट में क्या प्रावधान थे, किस में क्या चीज़ लागू हुई, किस में क्या चीज़ लागू नहीं हुई। तो इसके लिए आपको उसको पढ़ना पड़ेगा। अब जो गवर्नर जनरल लागू करने का मैंने बोला था, 1786 का जो अधिनियम है, उसने जनरल को विशेष परिस्थितियों में अपने निर्णय को निरस्त करने का अधिकार दिया। अब गवर्नर जनरल को प्रधान सेनापति की जो शक्तियां हैं उन्हें भी प्रदान की गई। जो गवर्नर जनरल है उसे प्रधान सेनापति की शक्तियां भी प्रदान की गई। ये दे ये दोनों अधिकार, एक कौन सा, प्रधान सेनापति का एक, और एक निर्णय को निरस्त करने का, ये दोनों अधिकार जो है वो सर्वप्रथम लॉर्ड कॉर्नवालिस ने प्राप्त किए। ये अधिकार जो है वो सबसे पहले किसने प्राप्त किए, सॉरी, ये दोनों अधिकार जो है सबसे पहले जो लॉर्ड कॉर्नवालिस है इन्होंने प्राप्त किए। 1793 का चार्टर एक्ट आया, जिसके अंतर्गत कंपनी के अधिकार को 20 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया। कितने वर्ष के लिए, 20 वर्ष के लिए। अब 1793 का जो चार्टर एक्ट आया, उसने जो कंपनी के जो अधिकार है, आप देखिए कंपनी की जो स्थापना हुई थी वो एक टाइम के लिए हुई थी ना, तो कंपनी को उसके अकॉर्डिंग ही काम करने के अधिकार मिलते थे। अगर अब उसकी सीमा समाप्त हो रही थी तो एक चार्टर एक्ट लाया गया जिसने कंपनी के जो अधिकार क्षेत्र है उसको 20 वर्ष के लिए बढ़ा दिया। आगे देखते हैं। अब 1813 के चार्टर एक्ट द्वारा पहली भारतीयों की शिक्षा पर प्रति वर्ष, अब ये थोड़ा सा गलत लिखा हुआ है, भारतीयों का जो शिक्षा पर प्रति वर्ष 1 लाख रुपए खर्च करने का उपबंध किया गया। 1 लाख रुपए, यानी कि अब 1813 का जो चार्टर एक्ट आता है उसमें भारतीयों की शिक्षा पर को लेकर कि भारत के जो लोग हैं उनको शिक्षित किया जाए, उनकी शिक्षा पर खर्च हो, तो 1 लाख रुपए का उसमें उपबंध किया गया। कंपनी के जो भारतीय व्यापार के अधिकार है, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि किस एक्ट के द्वारा कंपनी का जो भारतीय व्यापार पर करने का जो अधिकार है वो समाप्त कर दिया गया था। यहाँ से एक क्वेश्चन उठता है हमेशा ज़्यादातर कि कौन सा एक्ट था जिसके थ्रू भारतीय व्यापार, कंपनी का जो भारतीय व्यापार है उसका जो एकाधिकार, एकाधिकार का मतलब क्या है कि यहाँ पे जितना भी व्यापार हो रहा है वो सिंपल एक ही कंपनी है उसके थ्रू होगा, अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी। अब ऐसा नहीं था, 1813 का जो चार्टर एक्ट आया वहाँ पे भी और भी कंपनियाँ थी, वो भी अब अपना व्यापार यहाँ पे कर सकती थी। केवल चीन के साथ जो व्यापार होगा और चाय का जो व्यापार चीन के साथ और तथा चाय के व्यापार पर जो अधिकार एकाधिकार है, यानी कि चीन के साथ जो व्यापार चल रहा है और चाय का जो व्यापार है उस पे भी अभी अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी का ही होल्ड रहेगा। वो अधिकार अभी समाप्त नहीं हुआ है, बाकी जितने भी व्यापारिक अधिकार है वो समाप्त कर दिए गए। ये भी समाप्त हुआ, पर ये कैसे हुआ, 1833 में फिर चार्टर एक्ट आया जिसके थ्रू बंगाल के गवर्नर जनरल को संपूर्ण भारत का जो गवर्नर जनरल है वो बना दिया गया। यानी कि जो अभी तक बंगाल का गवर्नर जनरल होता था वो अब बंगाल का गवर्नर जनरल ना रहकर देश का गवर्नर जनरल बन गया, भारत का गवर्नर जनरल बन गया, और देश की जो शासन प्रणाली है उसका केंद्रीकरण कर दिया गया। ऐसा क्यों किया गया, बंगाल के गवर्नर जनरल, अभी कंपनी जो बंगाल तक सीमित हो रही थी अब उसने पूरे इंडिया को होल्ड किया, यानी कि जो शासन प्रणाली थी उसको सेंट्रलाइज कर दिया, उसका केंद्रीकरण कर दिया। लॉर्ड विलियम बेंटिक, ये क्वेश्चन पूछा जाता है, भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। अब यहाँ से एक क्वेश्चन ये भी तो आ सकता है कि बंगाल के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे, तो बंगाल के अंतिम कौन थे, यही थे, लॉर्ड विलियम बेंटिक। तो भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन बने, लॉर्ड विलियम बेंटिक। तो पहले गवर्नर जनरल भारत के कौन थे, तो लॉर्ड विलियम बेंटिक थे। अब कंपनी के जितने भी समस्त व्यापारिक कार्य थे, मैंने बोला था समाप्त कर दिए गए, वो समाप्त हो गए, चाहे वो चीन के साथ चाय का इशू क्यों ना हो, चाय के पर व्यापार, चाय पर व्यापारिक अधिकार क्यों ना हो।
और भविष्य में केवल राजनीतिक कार्य करने की अधिकार रहे, केवल राजनीतिक कार्य ही करने थे। यानी कि अब जो अभी तक जो बिजनेस कर रही थी, व्यापार कर रही थी, वो खत्म हो गया। अब केवल वो पॉलिटिकल इश्यूज देखेंगे, और कंपनियां उनके लिए बिजनेस की जो बागडोर थी वो खुल गई। अब कंपनी जो है वो केवल राजनीतिक कार्य देखेगी। गवर्नर जनरल की जो परिषद थी में एक कानूनी सदस्य, यानी कि जो जिसे हम चौथा, कितने लोग थे पहले, 3 थे, अब चौथा सदस्य जो था वो सम्मिलित किया गया। और सबसे पहले मैकाले को कानूनी सदस्य, तो चौथा सदस्य कौन सा सदस्य है, ये कानूनी सदस्य है। और मैकाले को कानूनी सदस्य के रूप में क्या करा गया, शामिल करा गया। और इस एक्ट के तहत सह परिषद गवर्नर जनरल को पूरे भारत के लिए कानून बनाने का अधिकार। अब जो परिषद थी उसमें गवर्नर जनरल जनरल जो है वो पूरे भारत के लिए, यानी कि जो कानून बनेगा वो पूरे भारत पर लागू होगा। अब जो ये बोलना ना, सेंट्रलाइज करना चाहते थे प्रशासन को, तो सेंट्रलाइजेशन हो गया। अब जो भी कानून ये बनाएंगे वो पूरे भारत पर लागू होगा। तो जिससे भारत के लोगों पे नियंत्रण रखा जा सके, उसके लिए इन्होंने ये काम किया था, वो उसमें ये कामयाब हो रहे हैं धीरे धीरे। और इसी एक्ट में नियुक्तियों के लिए योग्यता संबंधी मापदंड, और जितनी भी अपॉइंटमेंट्स होंगी, नियुक्तियाँ होंगी, उसमें क्या योग्यता होगी, क्या मापदंड होंगे, उस सभी मापदंड अपनाकर भेदभाव को समाप्त किया गया। योग्यता संबंधी जो मानदंड है उसे अपनाकर भेदभाव को, यानी कि जो पहले से फिक्स कर दिए यही मानदंड होंगे, किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा, और भेदभाव को समाप्त किया गया इसी एक्ट के थ्रू। कौन से एक्ट के थ्रू, 1833 के चार्टर एक्ट के थ्रू। अब 1853 के चार्टर द्वारा, ये कई सारे चार्टर आए, 13, 35, 53। अब 53 का जो चार्टर आया, इसके द्वारा विधायी शक्तियाँ जो थी उनको कार्यपालिका शक्तियों से पृथक्करण करने की व्यवस्था की गई। यानी कि जो विधायी शक्तियाँ हैं उनको कार्यपालिकी शक्तियों से अलग कर दिया। यानी कि जो विधायी मतलब, कार्यपालिका मतलब, यानी कि जो न्यायपालिका और कार्यपालिका, उनका पृथक्करण किया, आप कह सकते हो। अब विधि निर्माण जो है वो भारतीय केंद्रीय विधान परिषद की स्थापना। देखिए, जैसे कार्यपालिका क्या है, विधायी शक्तियाँ जो भी कानून बनाएगी, कार्यपालिका जो उसे लागू करेगी, है ना, होती ना आजकल। जैसे आज है न्यायपालिका है, कार्यपालिका है, तो संसद है हमारी जो कानून बना रही है, न्याय कार्यपालिका जो उसको लागू करवा रही है, न्यायपालिका जो उसका पालन करवा रही है। तो उसी तरह विधायी शक्तियों को कार्यपालिक शक्तियों से पृथक्करण किसके थ्रू किया गया, 1853 के चार्टर द्वारा किया गया। विधि निर्माण हेतु भारतीय केंद्रीय विधान परिषद की, विधि निर्माण यानी कि अब कानून अब भारत में बनेंगे, उसके लिए विधान परिषद भारतीय विधान परिषद की स्थापना हो गई। किसके थ्रू, 1853 के चार्टर एक्ट के थ्रू। और जो सिविल सेवक है, अब जब आप यहाँ पे कानून बना रहे हैं, आप विधान परिषद आपने स्थापित कर दी, तो आप उसको लागू भी तो करवाएंगे। तो अब सिविल से जो जितने भी हमारे सिविल सर्विस थी वो अभी तक केवल अंग्रेजों के लिए थी। अब उसको सिविल भर्ती की जो, और सिविल सेवकों की जो भर्ती है, जो चयन है, उसकी जो खुली प्रतियोगिता थी, अब उसको शुरू कर दिया गया। एंड जो सिविल सेवक है उनकी भर्ती और चयन हेतु खुली प्रतियोगिता शुरू कर दी गई। तो इस तरह से भारत का संवैधानिक विकास हुआ। इस तरह से डिफरेंट डिफरेंट एक्ट आए, डिफरेंट डिफरेंट उसमें प्रोविज़न थे, अलग अलग कार्य के लिए अलग अलग एक्ट लाया जाए। धीरे धीरे इससे हमारी एक ही चीज़, जो कंक्लूजन, जो निष्कर्ष निकल के आ रहा है वो एक ही आ रहा है कि कंपनी के पास पहले पूरा होल्ड था बिजनेस का, बाद में उसको व्यापारिक, उसके जितने भी व्यापारिक कार्य थे उनको ख़त्म कर दिया गया, और उसके जो राजनीतिक कार्य हैं वो उसको दे दिए गए, और जितना भी उसका व्यापार होल्ड था वो ख़त्म कर दिया गया। और जो भारत का जो गवर्नर होता था उसको सीधे, पहले भारत का गवर्नर बंगाल का गवर्नर जनरल बना, उसके बाद जो बंगाल का गवर्नर जनरल था वो भारत का गवर्नर जनरल बना। तो तो इसी तरह से पूछा जाता है आपसे कि किस एक्ट के थ्रू बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल बनाया गया।
तो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट आता है। किस कल भारत के जो सुप्रीम कोर्ट है, जो 1774 का जो कलकत्ता में स्थापित उच्चतम न्यायालय है, वो किस एक्ट के थ्रू स्थापित किया गया? कोर्ट ऑफ डायरेक्टर की जो नियुक्ति है वो किसके तहत की गई? कंपनी का जो व्यापारिक एकाधिकार है वो किस एक्ट के तहत खत्म किया गया? चीन के साथ व्यापार और चाय पे जो व्यापार है उसको किस एक्ट के तहत खत्म किया गया? जो कानूनी सदस्य जो चौथा सदस्य शामिल किया गया गवर्नर जनरल की परिषद में वो कौन किया गया, किसके तहत किया गया? तो ये सारी इसमें छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं। अभी मैं आपको थोड़े थोड़े रूप में इसको पढ़ा रहा हूँ। जो थ्योरेटिकली वाला पोर्शन है वो हम कवर कर रहे हैं भारतीय राज्य व्यवस्था से संबंधित। उसके बाद मैं कुछ क्विज लेकर आऊँगा जो आप करिएगा, आपकी बेस्ट प्रैक्टिस हो जाएगी। मेरी वीडियो को 2 से 3 बार देखिए, आप धीरे धीरे इसमें कमांड करने लगेंगे। और पॉलिटिक्स में कोई भी इशू है, कोई डाउट आता है, आप कमेंट कीजिए, मुझसे पूछ सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई वहाँ पे करने की पूरी कोशिश करूँगा। मेरे चैनल आई एजुकेट एग्जाम सॉल्यूशन को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए और जितना ज़्यादा हो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। थैंक यू वेरी मच।